This video is brought to you by Unacademy. मतलब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लड़कियों ने पहले 4 रैंक लगाई, अगर वो पहली 10 लगा देती मुझे तब भी आश्चर्य ना हो। इस देश की बेटी अगर अपने पिता को कोई गिफ्ट दे सकती है तो वो इन 4 लड़कियों की तरह दे सकती है। उसे बुढ़ापे में बीपी, शुगर और यूरिक एसिड से बचा सकती है। भाई स्टूडेंट की स्थिति अर्जुन जैसी, तो उसे कृष्ण चाहिए कि प्रभु मैं परेशान हूँ, ये सामने प्रीलिम्स खड़ा है भीष्म पितामह, ये प्रभु सामने द्रोणाचार्य खड़ा है मेंस, ये प्रभु इंटरव्यू कर्ण। तो अब ये सारे तो महारथी हैं, इनसे निपटेंगे कैसे? तो वो जो आपका रथ चला रहा है वो बताएगा कैसे निपटेंगे। एक प्रेशर आप पर भी रहता होगा कि मैं जिन बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ उनमें से कितने निकाल पाएंगे, कितने नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह का प्रेशर आप पर भी रहता है रिजल्ट के दिन या तैयारी करवाते वक्त। अब एक लड़का है तो मैंने उसको सुबह फोन किया, मैंने कहा हो, कहा सर घर पे हूँ। मैंने कहा आ जाओ 24 का टिकट फाइनल करा देता हूँ दोबारा, चुनाव लड़ जाओ। 3 इंटरव्यू तो दे ही चुके हो। ये अब नीचे आने वाले लोग थोड़ी है। जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया कि भैया तुम्हारी 2 बहनों की भी शादी करनी है। और लड़कियों को तो ये भी प्रेशर रहता है कि उम्र निकल रही तुम्हारी शादी करनी। बिल्कुल, इससे बचना चाहिए पेरेंट्स को, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। 98% स्टूडेंट, जो मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि जिस साल वो कोचिंग करते हैं, जैसे ये तैयारी 2 साल की तैयारी है। लोग बताते हैं क्या क्या करना है, ये इन चीजों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, एक बड़ा सवाल है। चौरेबाजी से बचना है। बनारस वाली बुआ प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है कि नहीं मांग रही है, जो इससे बचेगा उसका सिलेक्शन होगा। जैसे रिजल्ट आता है सोशल मीडिया पे एक और जंग शुरू हो जाती है। हाँ। आरक्षण को लेकर। अरे कुछ नहीं, जिस दिन कोई आईपीएस पकड़ लेता है, बहुत मार मारता, कोई बिरादरी नहीं देखता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते लड़के, वो सब क्लियर रहते हैं शुरू से। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आरक्षण कुछ नहीं है। जिस दिन इस देश का अपर कास्ट जातिवाद के खिलाफ आंदोलन करेगा, उस दिन इस देश का दलित आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करेगा। मतलब मेरा एक सपना है, पता नहीं, मैं शुरू से कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक दिन भारत की जो संसद है उसमें 400 आईएएस ऑफिसर बैठे। देश का सबसे मुश्किल एग्जाम कौन सा है, किसी से भी पूछ लीजिए, कहेगा यूपीएससी। आसान भाषा में लोग इसे कहते हैं कि वही जिससे आईएएस और आईपीएस बनते हैं, वो वाला एग्जाम। तो उसका रिजल्ट आ गया है 23 मई को और तमाम टॉपर्स आए हैं, तमाम टीचर्स हमारे संस्थान के थ्रू आपसे रूबरू हो चुके हैं। तो ऐसे ही एक टॉपर और एक सर गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी को आप भली भांति जानते हैं, अवध ओझा जी हमारे साथ हैं, और टॉपर हैं पौरुष सूद, जिनकी 29वीं ऑल इंडिया रैंक आई है। दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने शुरू किया, सबसे मुश्किल परीक्षा देश की, लोग कहते हैं 18-20 घंटे पढ़ना पड़ता अगर तैयारी करनी है। मतलब झांसा तो यही दिया जाता है। जब हम लोग बचपन में नहीं पढ़ते थे तो यही कहा जाता था कि तुमसे ना हो पाएगा आईएएस वाईएएस। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ? सर इतना तो पढ़ना नहीं पड़ता, अब 18 घंटे तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है। एंड मुझे तो अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, एंड मेरे परिवार में भी सबको था, तो इसलिए किया। तो जैसे कि अवध ओझा सर ने बातचीत से पहले कहा कि आज के स्टार पौरुष है भाई, ऑल इंडिया रैंक लाएं, पहले उनसे बात होगी और उनको बीच में बैठाइए। तो बीच में बैठाया गया पौरुष को। पौरुष, आपकी थोड़ी कहानी जानना चाहेंगे। अब आपने बताया कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले किसी भी जो भी यूपीएससी क्लियर करता है तो यही पूछा जाता है, भैया कहाँ से जज्बा कहाँ से आया कि यूपीएससी करना है? तो कहानी क्या है आपकी? सर मैंने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करी हुई है। अच्छा। उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड उसमें मैंने 1.5 साल काम किया था। तो कॉलेज से निकलने के बाद मैंने थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में रिसर्च किया, एंड मेरे को जो फॉरेन सर्विस वाली जॉब है उसमें इंटरेस्ट आया, तो इसलिए मैंने फिर उसको परस्यू करने का प्लान किया। अच्छा, मतलब बचपन से पढ़ाकू किस्म के रहे हैं। आईआईटी निकालना सर हलवा बात तो नहीं है। बड़ी बात। तो उसके बाद आपका इच्छा की कि आईएफएस बनना है और उसके लिए यूपीएससी के थ्रू ही जाना होगा। जैसे कि एक अधिकारी हमको मिले थे कुछ दिनों पहले, उनसे हमने ये सवाल पूछा कि कब जागे कि आईएएस बनना है या यूपीएससी क्लियर करना है। तो उन्होंने बोला यार एक बार कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो भी बीटेक कर रहे थे आईआईटी से ही, तो एक बार एक दोस्त के कुछ फंक्शन था, तो उसकी ओपनिंग में एक कमिश्नर साहब आए, बड़ा रौला दिखा, 3-4 गाड़ी, नीली बत्ती, सिक्योरिटी, पूरा भौकाल। तो हमको लगा ये सही नौकरी ये करना है। तो फिर तब तक उनको पता भी नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है। उसके बाद उन्होंने पता करना शुरू किया कि यूपीएससी, फिर पता चला और
उस बंदे ने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। तो ऐसी कहानियां भी होती, तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट, ऐसी कोई चीज़ जो क्लिक की हो? सर ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट तो नहीं था, बट मैं थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करी कि एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर का क्या काम होता है, एंड अपने देश को कहीं बाहर रिप्रेजेंट करना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। आईएफएस की बात कर रहे हैं सर, सुनने में आता है कि लोग आईएएस ज़्यादा चुनते हैं, या फिर और थोड़ा जिनको रुतबा चाहिए होता है वो आईपीएस चुन लेते हैं कि बंदूक, सिक्योरिटी, भौकाल। आपकी नज़र में भाई साहब आईएफएस बनना चाहते हैं? नहीं, अच्छा है, आईएफएस का स्कोप ज़्यादा है और बहुत प्यारी जॉब है। आज से कुछ साल पहले लोग आईएफएस चूज़ करते थे, बीच में थोड़ा ट्रेंड डाउन हुआ। लोगों को लगा कि भाई कंट्री में खुद डेवलपमेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, स्कोप कंट्री में ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अब फिर से धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कई सारे लोगों ने आईएफएस चूज़ किया है, तो बढ़िया चॉइस है, अच्छी चॉइस है। अच्छा, रिजल्ट के बारे में आपसे पूछता हूँ। टॉप 4 लड़कियां हैं इस बार, लड़कियों ने बाजी मारी है, और टॉप 10 में भी 6 लड़कियां बताई जा रही हैं। इस पर आप कैसे देखते हैं? मैं तो हमेशा कहता हूँ स्त्रियां भगवान का रूप है, वो अगर अपने आप को समझ जाएं, मतलब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लड़कियों ने पहले 4 रैंक लगाई, अगर वो पहली 10 लगा देती मुझे तब भी आश्चर्य ना हो, क्योंकि शक्ति किसी के पीछे जाती नहीं। तो जब शक्ति किसी के पीछे जाती नहीं तो सारा कंसंट्रेशन उसके अपने पास है, उसने सारी पावर अपने उस पास इस्तेमाल किया। और ये चारों लड़कियों ने एक ऐसा कीर्तिमान इस देश में स्थापित किया है जो अब आने वाली जो लड़कियों की जनरेशन है उनके लिए मानक बनेगा, स्टैंडर्ड बनेगा, कि इस देश में जहां 1 बिलियन 50 करोड़ लोग रहते हैं, अगर स्त्रियों को अपनी दशा सुधारनी है तो इन चारों लड़कियों को एक स्टैंडर्ड के रूप में, एक आइडियल के रूप में लड़कियों को देखना पड़ेगा। तो मैं उन चारों को बधाई देता हूँ और बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपके सामने तमाम लड़कियां स्टूडेंट के तौर पर आती होंगी, और इस देश में वैसे भी लड़कियों के लिए इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आकर निकालना, संघर्ष करना, बड़े शहर में जाके कोचिंग करना, पढ़ाई करना, तैयारी करना ईजी नहीं होता। तो आपकी इस तरह के लड़कियों से बातचीत होती है तो किस तरह की बातें निकल के आती हैं उसमें? नई लड़कियों के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। समाज का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। पिता को लगता है, मिडिल क्लास फादर को लगता है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं कि दहेज का पैसा इकट्ठा करें। बिल्कुल। जो मिडिल क्लास फादर है, मैं तो अपने क्लास में लड़कियों से स्पेशली कहता हूँ, हालांकि जो 4 टॉपर हैं इनमें से मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हर लड़की को अपने पिता की फोटो, मिडिल क्लास लड़की को अपने पास रखना चाहिए, कि यही वो व्यक्ति है जिसकी जान जा रही है मुझे बनाने में। रिटायरमेंट फंड का पैसा वो बेचारा शादी के लिए रखेगा। तो इस देश की बेटी अगर अपने पिता को कोई गिफ्ट दे सकती है तो वो इन 4 लड़कियों की तरह दे सकती है, उसे बुढ़ापे में बीपी, शुगर और यूरिक एसिड से बचा सकती है। तो मैं कहूँगा, मैं अपील करूँगा सारी लड़कियों से कि वो इनको अपना आदर्श बनाएं और इस रास्ते पर मजबूती से चलें, और जहाँ उन्हें गाइडेंस और हेल्प की ज़रूरत है तो अनअकैडमी हमेशा उनके साथ है। हाँ, ये कीवर्ड आया, अनअकैडमी। हमने सुना आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर ली हाल में? ज्वाइन, मैं टी-शर्ट पहन के बैठा हूँ। अच्छा, जो लोगो बना हुआ है। P=P+P। अभी तक क्या था कि मैं एक टीचर था, मेरी आइडेंटिटी थी कि भाई कोचिंग में पढ़ाते हैं। अब मैं अनअकैडमी का यूपीएससी विंग का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बच्चों को कैसे फायदा होगा इससे, आपके थ्रू ये बताइए मुझे। बच्चे ये जानना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं कि सर की तो अभी तक तो वीडियोस ऑनलाइन देखकर काम चल जाता था, अब क्या करना पड़ेगा? नहीं, अब तो ऑफलाइन क्लासेस भी है ना अनअकैडमी की, इसीलिए तो मैंने और ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि अनअकैडमी ऑफलाइन आ गई है। तो ऑनलाइन के साथ साथ अब अनअकैडमी ऑफलाइन भी है, तो जिन लोगों को भी मुझसे मिलना है वो मुझसे ऑफलाइन करोल बाग में फिर से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। प्रेशर की बात कर लेते हैं। आप पर तो ऑब्वियसली प्रेशर रहा होगा, रिजल्ट के दिन भी रहा होगा, एग्जामिनेशंस के दौरान भी रहा होगा। तो ये एक बड़ा मुखर सवाल रहता है सभी का, जो तैयारी कर रहे हैं या हमारे ऐसे जो पत्रकार हैं या जो करना चाहते थे, सबके मन में एक सवाल रहता है कि प्रेशर कैसे हैंडल होता है। हम लोग तो कभी कभी सर की रील्स देख के प्रेशर हैंडल कर लेते हैं अपना। आप कैसे प्रेशर हैंडल करते थे एग्जामिनेशंस के दौरान, शुरुआत जब की तब, उसके बाद एग्जाम्स दिए, रिजल्ट के दिन, थोड़ा बताइए। सर प्रेशर हैंडल करना पड़ता है एंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकती है इस एग्ज़ाम की वजह से। इतने साल लग जाते हैं, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये जो प्रेशर है ये आएगा एंड इसको हमें खुद से देखना है कि क्या वैसी चीज़ है जो हमें प्रेशर रिलीव करने में हेल्प करती है। जैसे मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था, जैसे 9 घंटे पढ़ा, 9 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद बाकी का दिन मैं अपने लिए जो मुझे करना है मैं करूँगा, चाहे वो यूट्यूब देखूँगा,
मैं ज़्यादातर तो यूट्यूब ही देखता था, उस पर कुछ भी रैंडम चीज़ उठा के देख ली, कोई जोक सुन लिए, ऐसे सब ही करता था मैं। हाँ जी। और बाकी फिल्में वगैरह नहीं, फिल्में में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, तो मेरा एक छोटा सा डॉगी भी है, उसको घुमाने ले जाता था। स्पोर्ट्स वगैरह? स्पोर्ट्स में भी मैं ज़्यादा नहीं हूँ इंटरेस्टेड, बट हाँ, अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था क्योंकि जॉब भी साथ में थी थोड़े टाइम के लिए। बट उसके बाद मैं यूट्यूब वगैरह देखता था एंड मुझे यूट्यूब में क्या स्पेसिफिकली क्या? सर कोई भी कॉमेडी, मीम, कॉमेडी कितनी बड़ी बात है। मन को रिलैक्स करना है, हल्का करना है, बहुत अच्छा। वो बोलते हैं ना कि एक बार दिन में जोर से हंसना चाहिए। ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हंसने के बहाने ढूंढते थे, यही प्रेशर हैंडलिंग का तरीका था। एग्जैक्ट। हाँ जी, यही था कि जितना हो सकता है एक दिन में 9 घंटे का टारगेट है तो ख़त्म करो, बाकी का दिन तुम्हारा है, तुमने जो करना है करो, वैसा टाइप्स क्या करा हुआ था मैंने। बिल्कुल 9 घंटे का टारगेट रहता था पढ़ाई का। हाँ जी। तो उसके बाद थोड़ा प्रिपरेशन के बारे में अपनी बताइए, किस तरीके से आपने प्री की तैयारी की, फिर मेंस के लिए क्या तैयारियां की, सब्जेक्ट क्या था ऑप्शनल आपका, उसका चुनाव करना मुझे लगता है बहुत बड़ा लोगों में सवाल रहता है और सर के सामने बहुत ही सवाल आता रहता होगा कि कैसे चुने सर की, सब्जेक्ट कौन सा चुने, लैंग्वेज कौन सी चुने, कैसे किया था? सर ऑप्शनल तो मेरा आईआईटी का बैकग्राउंड है, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे लगा कि जो मेरे को 5 साल आईआईटी में जो नॉलेज मिली है, जो मेरे स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हुई है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट ही है जिस पे मैं वो यूज़ कर पाऊँगा एंड मेरा बाकी लोगों से उस सब्जेक्ट में ही मैं बेटर रहूँगा। तो इसलिए मैंने मेरा ईसी था, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैथ, ये दोनों में से चूज़ करना था। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 साल पढ़ के आया था, थोड़े सिलेबस इतना क्लियर नहीं था बाकी और मैथ्स में मटेरियल भी अवेलेबल था और एक नई चीज़ थी, तो उसके लिए भी मेरे को दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने मैथ ऑप्शन चूज़ किया। बीटेक वालों से और लड़के बड़ा परेशान रहते हैं, सुना हमने सर, लोगों को बड़ी चिंता रहती है कि ये बीटेक वाले नहीं, इस बार डीयू ने लीड कोर सब्जेक्ट लेके अपना निकाल लेते हैं धीमे से, और हम लोग जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, ये वो, ज्योग्राफी, रह जाते हैं। नहीं, वो तो डिपेंड करता है, अगर आपका ज्योग्राफी आप ज्योग्राफी में, अब मेरे को अगर ज्योग्राफी चूज़ करना था, मैं उससे थोड़ा ना कम्पीट कर पाऊंगा जिसने ज्योग्राफी में अपना एजुकेशन किया है। तो मेरे को लगा कि जिसमें मैं कर सकता हूँ, जिसमें मेरा फोटे है, मेरे को वो परस्यू करना चाहिए। आपके सामने सर इस बड़ा सवाल आता होगा, एक तो प्रेशर हैंडलिंग वाला, और दूसरा ये सब्जेक्ट कैसे चुने, लैंग्वेज क्या रखें, इंग्लिश, हिंदी, तो क्या आप किस तरह सुझाव देते हैं? नहीं, मैं तो जानता हूं कि 15 साल के बाद अब व्यक्ति आईएएस की तैयारी करे ना करे, जवानी मतलब संघर्ष, वो जवानी की परिभाषा है। आपको विवाह करना है, आपको नौकरी करनी है, आपका परिवार व्यक्तिगत होगा, तो ये सब चीज़ करने के लिए प्रेशर आएगा ही आएगा। तो मेरा स्वाभाविक तौर पर मानना है और इस देश का शुरू से मानना है कि अगर आप अपने मानसिक, जैसे अभी पौरुष ने ये बात कही कि मेंटल हेल्थ को अगर हम स्ट्रांग रखें, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ध्यान और योग उसका सबसे प्यारा रास्ता है। बाबा रामदेव जी भस्त्रिका कराते हैं और ज़बरदस्त प्रयोग है वो। मतलब मैं तो ये कहूँगा इस मंच से कि जिन भी स्टूडेंटों को, एस्पिरेंटों को ये लगता है, क्योंकि वो सभी करते हैं प्रेशर हैंडल, तो जिनको भी लगता है कि प्रेशर कैसे हैंडल करें, तो सबसे स्मार्ट तरीका तो हंसने का है कि आप दिन में हंसें बहुत। और कितनी बढ़िया बात पौरुष ने कही, 9 आवर्स पर डे, इसको बोलते हैं आईएएस टॉपर आपके सामने बैठा 29th रैंक होल्डर, कोई 18 आवर 20 आवर की बात नहीं कर रहा है, कितनी जेन्युइन 9 आवर्स। आईआईटीएन कह रहा भैया मैं 9 घंटे पढ़ता था, फिर मैं अपने माँ बाप के साथ रहता था, मैं अपने पेट को घुमाता था, मैं हंसी मजाक सुनता था। ये है एक ओरिजिनल बात। तो योगा, हंसना, बाबा तो वैसे भी कहते हैं कि आप यूट्यूब ना भी देखें तो भी हंसते रहें, तो वो प्रेशर हैंडल करना ही पड़ेगा सबको। ऑप्शनल का जहां तक सवाल है तो 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इंटरेस्ट, जैसे इन्होंने कहा इलेक्ट्रिकल से मैंने किया लेकिन उसका सिलेबस क्लियर नहीं था। अब ये बड़ा काउंटिंग पॉइंट है। कुछ लोगों के लिए लगता है कि ज्योग्राफी में तो मेरा इंटरेस्ट है लेकिन सिलेबस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा प्रेफरेंस दीजिए टीचर। किसी भी सब्जेक्ट का टीचर आपको अर्जुन बना सकता है। मतलब अगर टीचर की भूमिका कृष्ण की होती है, तो अब पीएसआईआर का टीचर है, ज्योग्राफी का टीचर है, अब मार्केट में वो कृष्ण आपको ढूंढना है जो आपको अर्जुन बना दे। बस ऐसे ही ऑप्शनल लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा कि बहुत सही बड़ा। शिक्षक, कृष्ण भगवान, हाँ, वो भगवान ही है। मार्गदर्शक कैसे चुने। भाई स्टूडेंट की स्थिति अर्जुन जैसी, तो उसे कृष्ण चाहिए कि प्रभु मैं परेशान हूं, ये सामने प्रीलिम्स खड़ा है भीष्म पितामह,
ये प्रभु सामने दौड़ा 4 खड़ा है मेंस, ये प्रभु इंटरव्यू कर्ण। तो अब ये सारे तो महारथी हैं, इनसे निपटेंगे कैसे? तो वो जो आपका रथ चला रहा है वो बताएगा कैसे निपटना है। उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक प्रेशर की बात मैं आपसे और करूंगा जो मुझे लगता है कि टीचर्स पे रहता होगा, आप जैसे टीचर्स पे, खासतौर पर जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहते हैं, कि उनसे अपेक्षा भी बढ़ जाती है। तो एक प्रेशर आप पर भी रहता होगा कि मैं जिन बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ उनमें से कितने निकाल पाएंगे, कितने नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह का प्रेशर आप पर भी रहता है रिजल्ट के दिन या तैयारी करवाते वक्त? कैसे आप लोग कैसे करते हैं, कैसा प्रेशर मैंने करते हैं? आज तक अपने 20 साल के टीचिंग कैरियर में कभी भी किसी की उपलब्धि का श्रेय 1% भी लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं ये बात मानता हूं कि जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होता है वो उसकी अपनी उपलब्धि होती है। 5 पांडव है तो अर्जुन ही क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो उसके अंदर इनहेरेंट एलिमेंट है। किसी टॉपर ने मेरा नाम कहीं ले लिया वो एक अलग बात है, वो एकदम अलग बात है कि ओझा साहब ने ऐसा किया था। वरना मैंने आज तक अपने 20 साल के कैरियर में मैंने व्यक्तिगत तौर पर कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं अब जैसे ये सामने बैठे तो इनकी सफलता में इनकी नर्सरी की टीचर का भी रोल है। वो जो स्कूल के टीचर्स थे उनका भी है, किसी से प्रभावित रहे होंगे, किसी ने इनसे कहा होगा बेटा देखो ऐसे लिखा करो, किसी ने होमवर्क करना सिखाया होगा, फिर इनके कोच, फिर इनके दोस्त, फिर माँ बाप। तो इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन कोई एक आदमी कैसे ले सकता है? हाँ, लेकिन प्रेशर बहुत होता है एज अ टीचर की जिनको हम गाइड कर रहे हैं। जैसे कभी कोई लड़का फ़ोन कर दिया कि अक्सर तो जिनका नहीं होता वो बेचारे कुछ करते ही नहीं, तो जब नहीं मैसेज करते तब फिर बहुत सिंकिंग टाइप की फील होती है। जैसे 2 दिन पहले मैं बहुत सिंकिंग टाइप का फील, मुझे पता है रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं सब प्रेशर में हैं। जैसे रिजल्ट आया और मैसेज आना शुरू हुआ, 2-3 लोगों का नहीं हुआ, बहुत काबिल लड़के हैं, तो अब उनको फेस करना, फिर मुझे लगता है कि यार अगर मैं ही सिंक कर जाऊंगा तो मैं इनको क्या बोलूँगा। अब एक लड़का है तो मैंने उसको सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा सर घर पे हो? मैंने कहा आ जाओ, 24 का टिकट फाइनल करा देता हूँ तुम्हारा, चुनाव लड़ जाओ, 3 इंटरव्यू तो दे ही चुके हो। तो कहा कि चुनाव लड़ जाओ। हाँ, और करना क्या है? ये अब नीचे आने वाले लोग थोड़ी है। जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया, जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही है। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले आओगे, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा इकोनॉमी के प्रति, ज्योग्राफी के प्रति, सोसाइटी के प्रति। और फिर आपने प्री निकाल लिया तो 10 लाख लोगों में आपने 10,000 में स्थान बना लिया, फिर 10,000 में आपने 3,000 लोगों में स्थान बनाया। तो ये तैयारी अपने आप में, तो लड़के इतना डिमोरलाइज नहीं होते हैं 24 घंटे के लिए, फिर उन्हें भी पता होता है, क्योंकि यहां से आप जो आईएएस नहीं बना वो नेता बन जाएगा, जो नेता नहीं बना वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। भाई हमारा अनअकैडमी का को फाउंडर है रोमन सैनी, उसकी 18th रैंक थी आईएएस में, 18 साल में एमबीबीएस डॉक्टर, आईएएस में 18th रैंक, एमपी कैडर, छोड़ दिया उसने, $3 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी, $3 बिलियन की कंपनी खड़ी करी। तो अब इनके पास बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। आईएएस नहीं बने, बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नेता बन जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। कुछ नहीं हुआ तो इतनी नॉलेज है, 10 साल बाद ये सब जो प्रेजेंट बाबा हैं ये बैक शेल्टर हो जाएंगे, बाबागिरी करेंगे, आराम से प्रवचन करेंगे कि साहब संसार माया है। और तो ये प्रिपरेशन ऐसी है जो आपके स्कोप्स को खोलती जाती है, आपको उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती। हो ना हो, रास्ता तो बनेगा, रास्ता तो बनेगा, एकदम बनेगा। थोड़ा एक बेसिक सवाल पूछता हूँ जो मुझे लगता है तमाम बच्चों के मन में रहता होगा, क्योंकि बचपन से ही एक यूपीएससी को लेकर एक माहौल बना दिया जाता है कि भाई बड़े भाई साहब तो पढ़ाकू रहे हैं, आईआईटी निकाला है ना। पर तमाम बच्चे होते हैं जिनका स्कूलिंग का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है, या वो 10th 12th के नंबर शेयर नहीं करना चाहते, या बचपन में पढ़ाई में मन नहीं लगा, उनके लिए कितना स्कोप है? क्या जीवन बदलता है? ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं आपके सामने, इस तरह एग्जाम्पल्स आते होंगे? नहीं, मैं तो खुद ही एग्जाम्पल हूँ। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम्पल मेरे पास बड़े सारे। बरेली जेल का जेल सुपरिंटेंडेंट मिस्टर राजीव शुक्ला, मैं नाम ले रहा हूं मंच पे, मैं चाहता हूं आप कभी उस व्यक्ति से आप खुद मिले। इतना बड़ा एग्जाम्पल है वो इस देश में, मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब मेरी उस व्यक्ति से मुलाकात हुई थी तो मुझे लगा कि यार
इसको मैं बोलूं तैयारी करने के लिए कि ना बोलूं। कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने दो बातें होती है, एक कॉमर्स होता है, एक इथिक्स होती है। कि भाई आपने मना कर दिया कि तू तैयारी मत कर, कोचिंग वाले नाराज हो जाएंगे कि भाई हमारी फीस मरवा दी है तुम एक आदमी की। तो मैंने कहा चलो भगवान कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेगा ये आदमी। डीएसपी हुआ इलाहाबाद, मतलब यूपी पीसीएस में, उस वो आदमी को एक अटेम्प्ट और आईएएस का मिलता तो वो प्रॉपर आईएएस होता। ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने एकदम 360 डिग्री अपने आप को टर्न किया पूरी तरह से। मैं कभी मतलब चाहूंगा कि राजू शुक्ला जी का इंटरव्यू लल्लन टॉप से हो, जिससे कि बहुत सारे युवाओं को इस देश में पता है, क्योंकि मैं चाहूंगा व्यक्ति खुद ही बताए कि उसने ये परिवर्तन किया कैसे। तो ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल। ठीक है, नोट कर लिया हमने, कभी बड़े जाएंगे सारे। तो करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े या आपने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि आइडेंटिफाई करने वाली बात, कि मन में बड़ा संशय था कि इसको करने को बोलें कि ना बोलें, तो ये कैसे चुनाव होता है? ये आपसे तमाम बच्चे मिलने आते होंगे कोचिंग के लिए, ऑनलाइन बात होती होगी, तो ये कैसे आइडिया लगता है आपको कि इस बच्चे में स्पार्क है, ये कर सकता है या इसमें दिक्कत है? अपनी तरफ कहावत है, ओ नार बिरवान के हो चीखने पात। तो अब जैसे मैंने किसी से, कोई आया मेरे पास, बातचीत शुरू हुई, सर मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, सर ऐसा करूँगा। बड़े सामान्य से सवाल जीवन के होते हैं, बहुत सामान्य से। जैसे कि भाई काबुल में, अफगानिस्तान में औरतों को इतना परेशान है, क्या वजह है? जहाँ किसी ने कहा कि साहब धर्म वजह है, मैं समझ जाता हूँ तुम यार सोचते नहीं हो। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। अगर धर्म प्रॉब्लम होता तो मुसलमान औरतें अमेरिका में भी परेशान होती, काबुल में ही क्यों है? तो पहला टेस्टिंग तो यही होता है कि तुम्हारी सोचने की क्षमता कैसी है, कैसा सोचते हो तुम। क्योंकि अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपको फिर उस टीचर को मेहनत नहीं करनी, आप रास्ते बताते जाओगे, वो बच्चा भागता जाएगा। जहां सोच नहीं होती है उसको डेवलप कराना चैलेंजिंग होता है, वो एक चैलेंजिंग काम है। जैसे इनके जैसे लोगों को आईएएस बनाने में कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही सोचते हैं। इनको आपने बता दिया कि साहब ये किताब है, यहाँ से ये पढ़ लो, ये सारा काम कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जहाँ सोच एब्सेंट है, क्योंकि आईएएस का जो एग्जामिनेशन है वो एक सोच ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, एक डीप सोच, विजन, तो वो अगर मिसिंग है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती उसको डेवलप कराने में, उसको दिखाने में कि बुद्ध, सिद्धार्थ से बुद्ध की जो जर्नी है वो देखने से ही तो है। हमने कितनी बार डेड बॉडी देखी, हमने कितनी बार बुजुर्ग आदमी देखा, हमने कितनी बार बीमार लोग देखे, पर हमारे मन में ये बात आज तक नहीं आई कि ये सब नश्वर है। सिद्धार्थ को आ गई और इतनी स्ट्रांग तरीके से आ गई कि वो बुद्ध बन गया, भगवान है। तो वो जो है आईएएस की फील्ड में कि विजन को चेक करना, सोच को चेक करना, बस वही एक पैरामीटर होता है। आपसे मैं पूछूंगा, रिजल्ट के दिन कैसा माहौल था, क्या चल रहा था दिमाग में? होगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे? होने के बाद जब सिलेक्शन हो गया तो किस तरह की रिएक्शन था? घर परिवार वालों से बातचीत हुई? सर संडे को प्रीलिम्स है, तो मैं तो उसकी तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते होगा या नहीं। तो मैंने तो सुबह अपने 3 घंटे पढ़ भी लिए थे। फिर नॉर्मल डे था, तैयारी चल रही थी? नॉर्मल डे था, एंग्जाइटी बहुत थी क्योंकि रिजल्ट आने वाला था, बट कर लिया था मैंने, करना तो था ही। फिर जब वो आई, किया घर पे किया कि बाहर जा, थोड़ा दूर घर पहले हम लोग तो अपने बोर्ड के एग्जाम के बाद दूर जाके चेक करते थे कि वापस घर जाना है कि नहीं जाना। लिस्ट आई तो पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था, लोग कह रहे थे फेक लिस्ट है, ऑफिशियल अपलोड नहीं हुआ। तो मैंने बोला चलो 5 मिनट रुक जाते हैं फिर बताएंगे। फिर जब ऑफिशियल मैंने साइट पे जाके देखा तो फिर मैंने उसके बाद पेरेंट्स को बता दिया, तो बहुत खुश थे। दूसरा अटेम्प्ट था आपका? हाँ, ये दूसरा। क्या बोले पेरेंट्स? आई मीन पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा खुश थे। मेरे को ये इस बात की खुशी थी कि मेरे को संडे को प्रीलिम्स नहीं देना, उनको इस बात की खुशी थी कि चलो क्लियर हो गया। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है कि भाई हमारा एग्जाम बच गया आज की। परिवार वालों की तो सर, परिवार वालों को भी बड़ा संघर्ष होता है इस तरह की तैयारियों में, उनकी बराबर तपस्या है और जिम्मेदारियां हैं। माँ बाप को कभी भी अपने बच्चों को बिना वजह प्रेशर नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने बड़े पेरेंट्स को देखा है कि वो पीछे से प्रेशर डालते हैं कि बेटा हमको बीपी की बीमारी है। अरे बाबूजी, आपका लड़का हर दिन 9 घंटे पढ़ रहा है। अभी इन्होंने कहा नहीं, मैं 9 घंटे डेली पढ़ता था। तो जो आदमी 9 घंटे डेली पढ़ रहा है, इन्होंने एक बात बताई कि मैं 9 घंटे डेली पढ़ता था, एक बात इन्होंने छुपा नहीं दी, वो एक सोचने वाली बात। ये बाकी के 9 घंटे सोचते थे।
ऐसा थोड़ी कि ये डॉग घुमाने ले जा रहे तो सिर्फ डॉग घुमा रहे तो उस इनके पिता माता पिता ने क्या किया, ये सिलेक्शन सिर्फ इनका नहीं है, ये सिलेक्शन इनके माता पिता का भी है। जहां तक मैं सोच सकता हूं, इनके माता पिता ने इन्हें कोई बाहर से कोई बर्डन नहीं दिया होगा कि बेटा हम परेशान हैं, हमारा मकान ऐसा है। इससे माँ बाप को थोड़ा बचना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें बतानी ही पड़ जाती हैं, लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगा यहाँ से कि माँ बाप को, जैसे कुछ माँ बाप को मैंने देखा वो डेली प्रेशर देते हैं। तो जो बच्चा 9 घंटा पढ़ के उठा है कि अब मैं उसको हजम करूंगा, सोचूंगा, मनन करूंगा, उसको अगर आपने प्रेशर दे दिया कि भैया तुम्हारी 2 बहनों की अभी शादी करनी है, और लड़कियों को तो ये भी प्रेशर रहता है, उम्र निकल रही तुम्हारी शादी करनी है। बिल्कुल, इससे बचना चाहिए पेरेंट्स को, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून 2-3 महीने पे एक बार दे दिया, लेकिन इससे बचना चाहिए। 11 लाख बच्चे होता है 900,000 का, कई का फर्स्ट अटेम्प्ट में, कई का सेकंड का, कई 3 बार 4 बार, मतलब लंबी प्रक्रिया है, सबका अपना संघर्ष है। तो जिनका नहीं हुआ सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, जिनके अटेम्प्ट्स खत्म होते जा रहे हैं, उनके मन में बड़े खुद को लेकर सवाल खड़े होते जाते हैं, संशय आता जाता है, कहीं गलती हो रही, क्या गलती हो रही, सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया, तैयारी में गलती है, टीचर ठीक नहीं है क्या हमारा, है ना। कई लोग घर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग को लेकर, तो लोग इवेलुएट कैसे करें खुद को कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ और मैं थर्ड की तैयारी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मान लीजिए फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड की तरफ बढ़ रहा हूँ और कोचिंग जो है पहले कर चुके हैं, आप घर से तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे कैसे खुद को इवेल्युएट करें? ये बात तो हमको पौरुष बहुत अच्छा बताएंगे, क्योंकि इनका सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, तो इन्होंने कैसे अपने आप को इवेल्युएट किया? जी पौरुष। सर आई थिंक ये जो भी हम पढ़ते हैं उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस कर लो उसके, या फिर मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहता था कि मैं जब भी कुछ पढ़ता था उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस कर लेता था, या तो पिछले सालों के क्वेश्चंस या जो भी, उससे एक दिमाग में बैठ जाती है बात। और बाकी इवैल्यूएट तो मतलब पता चल ही जाता है धीरे धीरे करके कि तुम्हें किस में ज़्यादा मेहनत लगेगी, किस में कम मेहनत लगेगी। जैसे मुझे साइंस वगैरह में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बट मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वगैरह में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा था, और ऑप्शनल में तो सबसे ज़्यादा लगता है। तो जैसे जैसे हम प्रिपेयर करते हैं हमें खुद ही समझ आ जाता है कि हमें किस में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है। तो पहले अटेम्प्ट में प्री निकला था? पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं निकला था। प्री नहीं निकला था। दूसरे में प्री सब दोनों निकला, तीनों निकला। तो फिर जैसे पहले में प्री नहीं निकला, पहली बार तो खैर बच्चों को लगता है कि पहला था, एक्सपीरियंस लिया ये वो, तो उसके बाद वही जो सेल्फ इवेल्युएशन की बात मैं कर रहा हूँ भाई, खुद को आकलन करना, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाते थे? ये जो आपने बताया। पढ़ना स्टार्ट तो मैंने 2020 से कर दिया था। तो ये जो अटेम्प्ट था उसमें मैं जॉब के साथ कर रहा था, तो इतना नहीं हो पाता था, बट प्रिपेयर किया था मैंने। नहीं हुआ, 3 मार्क्स से रह गया था मेरा। 3 मार्क्स। तो उसके बाद बुरा तो लगता ही है कि ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं तो क्लियर हो जाता। बट फिर अब मतलब अगर फेलियर भी आए तो उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस ही बनाना होता है। लाइक यू हैव टू इवैल्यूएट कि तुम किस में और मेहनत कर सकते हो। तो बस यही है कि उससे तुम ज़्यादा डिसहार्टन मत हो, देखो कि तुम्हें किस चीज़ में और मेहनत करनी है, बस उसमें मेहनत करते रहो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो और अच्छा करो। आप किस तरीके से समझाते हैं? नहीं, सेल्फ एवेल्युएशन का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मेरा साइंस बहुत अच्छा था, वो ऑब्वियस सी बात है, आईआईटी के स्टूडेंट रहे तो साइंस अच्छा रहा होगा। जैसे हम शीशा देखते हैं अपने आप को आंकने के लिए कि बाल सही है कि नहीं, ये सही है नहीं, तो कोच जो होते हैं, पर्टिकुलर कोच होते हैं, कोचिंग लगभग 98% लड़का ज्वाइन ही करता है। तो मेरा मानना यह है कि जो कोचिंग और कोच है उनको लड़कों को अपने शीशे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे किसी लड़के ने वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार कर ली, मेरे पास आ गया कि साहब वो सर वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी तैयार हो गई आपको लगे कोई बात तो एक मार दीजिए, तो एक तो मुझे ईगो चैलेंज कर रहा है। लड़कों को करना चाहिए, कोई बात नहीं, टीचर डांटेगा, ज्यादा ज्यादा टीचर क्या करेगा कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो क्वेश्चन टीचर पूछेगा तो मानी सी बात है, जब ईगो पर अटैक होके वो पूछेगा तो कोई बहुत टफ पूछेगा, और जब आप उसका जवाब दे ले जा रहे हैं तो मानी सी बात, आप तैयारी अच्छी चल रही। टेस्ट सीरीज आप रेगुलर करते रहिए। अब तो चारों तरफ टेस्ट सीरीज का खेल चल रहा है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज करते रहना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं
98% स्टूडेंट, जो मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि जिस साल वो कोचिंग करते हैं, जैसे ये तैयारी 2 साल की तैयारी है, ये तैयारी 1 साल की, अभी इन्होंने कहा ना मैंने 2020 से तैयारी शुरू कर दी थी। 1 साल पढ़ना और हजम करना, डाइजेस्ट। हमारे यहां उसको तैयारी मानते ही नहीं, डाइजेशन को कहते पढ़ लिया साहब, किताब खत्म हो गई। और दूसरे साल प्रैक्टिस, 1000 क्वेश्चन मेंस के, ऑप्शनल और जीएस मिलाकर, और कम से कम 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के पूरे साल, 10 महीने। जो ये कर ले जाएगा उसके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। मेंस में आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत मैंने कहा ना 1000 क्वेश्चन, ऑप्शनल और जीएस दोनों मिला। और खुद कैसे उसको इवैल्यूएट करें कि भाई नहीं। ठीक लिख रहे हैं हम या सही दिशा में जा रहे हैं। मैंने कहा ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो इवैल्यूएट करके कोचिंग सेंटर्स देंगे, उससे पता चलेगा उन्हें। जैसे आपने तमाम चीज़ें बताई हैं, तो लोग बताते हैं क्या क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, एक बड़ा सवाल है। दुनियादारी से बचना है। एक अपनी तरफ कहावत है ना, चौरेबाजी। कितना सीरियस आदमी है। अभी मैं इनसे बात कर रहा था पौरुष से, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं मूवी नहीं देखता। अभी कहा नहीं, कह रहा मेरा मूवी में इंटरेस्ट नहीं। कितनी बड़ी बात है। चौरेबाजी से बचना है। बनारस वाली बुआ प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है कि नहीं मांग रही है, जो इससे बचेगा उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पढ़ना है और सोचना है, तो जो भी आदमी अब 9 घंटे पढ़े और पढ़ने के बाद गए बैठ गए मां के पास, और मां फोन पे बात कर रही मौसी से, और मौसी चर्चा कर रही है बुआ की, पंचौरा शुरू। और ये जो पंचौरा है ये बड़ा रिलीफ देता है, क्योंकि जो 9 घंटा पढ़े वो सब डाइल्यूट बह जाता है, तो मजा तो बहुत आता है, नींद बड़ी प्यारी आती है, क्योंकि वो रोटेट नहीं होता। अब जब ये सोते रहे होंगे तो इनके मन में पीछे प्रियम्बल घूमता रहा होगा, नेशनल इनकम, SLR, CRR घूमता रहा होगा, लेकिन जो पंचौरा करके लेटा है उसके मन में कुछ नहीं घूमेगा, बुआ घर में क्या हुआ। हाँ, जो इससे बच गया उसका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला काम कि ये नहीं करना है, गुटबाजी नहीं करनी है। हम बिहारी गैंग है, ये यूपी की गैंग है, ये बनारस की गैंग है, ये सब नहीं करना है। जो क्वालिटी वाले लोग हैं उनके साथ रहना है। जैसे ये पंजाब से है, मैं यूपी से हूं, मुझे पता है IITian है, मैथमेटिशियन है, CSET अच्छा है, मैं CSET पढ़ लूंगा इस आदमी से। ये आदमी मुझसे हिस्ट्री पढ़ लेगा, तो दोस्ती भी हो गई, बातचीत भी हो गई, और काम की बातचीत हो रही है। हम अगर 2 घंटे साथ में बैठे हैं तो मैं इनको बता रहा हूं कि रशिया का और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो वार्म वाटर पॉलिसी की वजह से चल रहा है, और ये मुझे बता रहे हैं कि साहब ये CSET में ये इजीएस्ट फार्मूला। तो दूसरा काम ये है, संगत का बड़ा ध्यान रखना है। पहला पंचौरा से बचना है, दूसरा संगत का ध्यान रखना है, और तीसरा काम ये करना है कि कोई ऐसी चीज जो आपको प्रेरणा देती हो। जैसे पहले मैं देखता था कि भगत सिंह की फोटो लगाना अनिवार्य माना जाता था कि भाई भगत सिंह मतलब क्रांति। अब तो कुछ भी फोटो लगा ले रहे हैं। और चौथी बात कि ये जो भविष्य की जानकारी का खेल है कि हम जान जाएं कि हम बनेंगे कि नहीं, हमारा राहु वक्री है कि नहीं, शनि और मंगल की युति बन रही, ये सब कुछ नहीं होता है। चुपचाप अपना काम करो। IAS नहीं बनोगे तो अश्वनी वार्ष्णेय जी हैं हमारे, IAS बन के मंत्री हैं, रेलवे मिनिस्टर है ना। तो ये 4 काम ना करें। आपने गुटबाजी वाली बात की तो उससे एक सवाल और मन में आया। जैसे रिजल्ट आता है सोशल मीडिया पे एक और जंग शुरू हो जाती है। हाँ। आरक्षण को लेकर। भाई अपर कास्ट वाले कहते हैं आरक्षण वेतन का हो गया, और दूसरे तबके कहते हैं देखो हमारे फलानी बिरादरी के इतने लोगों का हुआ, ढिमाकी बिरादरी के इतने लोगों का हुआ। तो जो आरक्षण को लेकर जंग चलती है, और ये जो बिरादरीवाद चलता है कि हमारी बिरादरी के इतने लोगों का है, क्षेत्रवाद चलता है, इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे कुछ नहीं, जिस दिन कोई IPS पकड़ लेता है, बहुत मार मारता, कोई बिरादरी नहीं देखता। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं लड़के, वो सब क्लियर रहते हैं शुरू से। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आरक्षण कुछ नहीं है। जिस दिन इस देश का अपर कास्ट जातिवाद के खिलाफ आंदोलन करेगा, उस दिन इस देश का दलित आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करेगा। मैं हर मंच से इस बात को कहता हूं कि आरक्षण एक दिन में खत्म हो सकता है। जिस दिन उच्च वर्ग, इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद कि हमें नहीं चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी रहेगा, एक तो अपना वाला भी छोड़ना पड़ेगा ना। तो जिस दिन इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगा, उस दिन इस देश का दलित हमारे साथ आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि ठीक है भैया,
अगर आप हमें बराबर का दर्जा दे रहे हो हम भी इसको छोड़ रहे हैं। सिंपल। थोड़ा मैं यूपीएससी में भी आरक्षण का फंडा समझना चाहता हूँ। लोगों को लगता है ना कि फर्स्ट रैंक इनकी तो इस वजह से आ गई, इनकी तो 10वीं रैंक इस वजह से आ गई, उस पर क्या फंडा होता है, फैक्ट क्या है? नहीं, अब मार्क्स का जैसे होता है बहुत, यू प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इतना नहीं होता। एसटी को थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती है 2-4-5 नंबर की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब इन्होंने क्या कहा, 2 क्वेश्चन सही होते 4 नंबर हो जाते हैं, तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आरक्षण का बहुत फर्क पड़ता है। ओबीसी एससी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एसटी को मिलता है, अच्छा चंक मिलता है। मेंस में भी वही चीज़ है कि आरक्षण में है तो आपका इतना परसेंटेज है, इतनी मेरिट गई है, लेकिन ओवरऑल जो थॉट, इस एग्जामिनेशन की सबसे प्यारी बात क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस तो सेम ही होगा ना। कन्या विद्याधन योजना, उस पर तो कोई चाहे अपर जाति का हो चाहे नीचे जाति का, वो तो विजन ही लिखेगा ना सरकार का, वो कैसे बदलेगा? तो इतना वो नहीं है, लेकिन ठीक है, जातिवाद बुरी चीज है, आरक्षण बुरी चीज है। तो जब खत्म होगा तब दोनों खत्म होगा, एक कभी नहीं खत्म होगा। ये दोनों राहु केतु है, जब जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। भविष्य के जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तमाम जो आपके अंडर से निकले छात्र कल को बड़े अधिकारी बनते हैं, तो उनसे किस तरह की उम्मीदें रहती हैं आपकी? कल को किस तरह का देश उनके थ्रू आप चाहते हैं कि बने, इस तरह का देश जो आज के आईएएस तैयार हो रहे हैं, आईपीएस तैयार हो रहे हैं, वो इस तरह के देश? मेरी तो व्यक्तिगत किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, पर्सनल ना। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं। हमसे कोई पढ़ा कोई चीज, ठीक है, वो मेरा फर्ज था पढ़ाना, उसने कोचिंग को पैसा दिया तो मैंने पढ़ा, तो व्यक्तिगत तो मेरी किसी से कोई उपलब्धि नहीं ना। मैं किसी से मिलने की कोशिश करता हूं, कभी नहीं। कभी यदा कदा एक्सीडेंटली किसी से मुलाकात हो जाए तो अलग बात है, वरना मैं बिल्कुल नहीं मिलता। क्योंकि सिलेक्टेड जो हो जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो जाते हैं, वो हमारे तो रहे नहीं। जैसे बिटिया की शादी हो गई तो ससुराल की हो गई, अब उस ससुराल से माँ बाप को प्यार करे वो एक अलग बात है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सबको, जैसे मैंने बड़े सारे लोगों को देखा, टीचरों को देखा है, अब ये लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, इनसे कोई काम कह दिए तो इनकी भी अपनी मजबूरियां होती, कंपल्शंस होते हैं, वो हमारे लिए नहीं काम कर रहे। लेकिन मैं इन लोगों से ये आशा करता हूं, जो मेरी अपनी आशा है होल नेशन के लिए, कि ये इस देश का भविष्य है। ये सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी बन सकते हैं, क्योंकि 70% इस देश की जनता इनोसेंट है। मतलब मेरा एक सपना है, पता नहीं, मैं शुरू से कहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक दिन भारत की जो संसद है उसमें 400 आईएएस ऑफिसर बैठे। ये मेरा एक सपना है। मैं अपने स्टूडेंट्स से, जो जिनको मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूं, जिनके साथ मैं बैठता हूं, मैं कहता हूं यार 10 साल नौकरी करना। मैं पौरुष से भी यही कह रहा हूं कि 10 साल नौकरी करना, उसके बाद, क्योंकि जब ये अंदर आएंगे, मतलब इनको सब पता है, इनको पता है कि इकोनॉमी और सोसाइटी के बीच रिलेशन क्या है, इनको पता है कि बिहार की पॉवर्टी और पूर्वांचल की प्रॉपर्टी का मेन रीजन क्या है, वहां जातिवाद ज्यादा क्यों है, ये सब इनको पता है। तो जब ये पॉलिसी फ्रेम, अभी तो फ्रेम करेंगे, तब ये इंप्लीमेंटर होंगे, यहां लगाओ इसको, तब इस देश की स्थिति सुधरेगी और बहुत महान स्थिति होगी। 400 ना भी सही, 300 आ जाए तो बहुत है। पर ऐसा मैं इन लोगों से आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में आईएएस ऑफिसर हुए, जर्नलिस्ट हुए, पत्रकार हुए, पत्रकार पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, इन लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी ये देश थोड़ा आगे की रेस में बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग पढ़े, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, ये सब पढ़े लिखे, टीचर्स हैं, लेकिन इनके पास क्या विरासत है? सोशल स्ट्रेंथ। इन्होंने साबित किया, जैसे 29th रैंक साबित कर दिया। अब ये अगर यहां बैठ के ये कह दे कि मैं नहीं पढ़ता था, क्या कर लिया? इन्होंने प्रूव कर दिया सोसाइटी में, 1 बिलियन 50 करोड़ में इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं ग्रुप 8 का एलिमेंट हूं, उसको हाइड्रोजन मत समझना। तो इनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इनकी कल पकड़ अच्छी बन जाएगी, काम अच्छा बन जाएगा। तो फ्यूचर में अगर इन्हें लगे तो इन्हें अपने देश के लिए और आगे कदम बढ़ाना चाहिए और भागीदारी क्या करनी फरोज चाहिए। जी, सुझाव पर क्या ख्याल है? सर पहले इस सर्विस में तो जाएं। 10 साल अभी हुए, कहाँ में तो 10 साल की छूट दी है सर ने, 10 साल करो। सर एक और बड़ी सामान्य चीज़ जो हमने देखी, मेरा पर्सनल सवाल है कि जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, तो उनसे बात करो तो वो उस तरह की बात करते हैं कि क्रांति करनी है, देश बदलना है, अच्छी नौकरी, ये सब
पूरा। और फिर हम जब देखते हैं कि 10-15 साल की नौकरी के बाद और तमाम इस तरह के केस हमारे सामने आते हैं कि फलाने घर में IT की रेड पड़ी, इतना पैसा मिला, बोरा बोरा भर पैसा मिला। जो क्रांति या देश बदलने के लिए बच्चे निकलते हैं और 10-15 साल बाद, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ परसेंट होंगे, 1%, 2%, तो इस तरीके से पैसा निकलता है और भ्रष्टाचार पर जिनका काम है नकेल कसना, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बदलाव नहीं कर पाते हैं। आपकी बात होती होगी, क्या दिक्कत क्या आ रही है? झोपड़पट्टी में अगर आप शाम को जाएंगे ना, या कभी आपने मेट्रो मुंबई लोकल में अगर सफ़र किया हो, तो जो लोग लंबी लंबी यात्राएं लोकल में करते हैं, हारमोनिया ढोल मजीरा लेके चलते हैं। गरीब आदमी आमतौर पर आदर्शवादी बहुत होता है। कोई कह दे मैं ऐश्वर्या राय से शादी नहीं करूंगा, तेरी हो ही कहाँ रही है। अब कोई रिक्शा वाला अगर ये कह दे मुझसे आके कि मैं तो ऐश्वर्या राय से कभी शादी ना करूं, तेरी होगी ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई व्यक्ति शक्ति में आकर जो करता है उसे देखा जाना चाहिए। डायलॉग की हम ये नहीं करेंगे, हम समाज सेवा करेंगे। पहली बात, बहुत सारे लोग कहते हैं शादी से पहले कि अरे हमारी बीवी आएगी तब देखना, ना नचाए, और सब नाचते हैं। क्योंकि जब ये अंदर घुसते हैं, जब आदमी विवाह करता है, तो विवाह के बाद पता चलता है कि रिमोट तो इसके हाथ में है। ऐसे जब भी IAS ऑफिसर अंदर जाते हैं एग्जीक्यूटिव का पार्ट होके, तब इनको पता चलता है कि लेजिस्लेचर बुलाएगा मंत्री, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि ये तो सरकार के आदमी है ना, और वो सरकार है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जब तक ये लेजिस्लेचर सरकार नहीं बनेगा तो, और करप्शन हमेशा ऊंचाई से होता है, नीचे से कभी होता नहीं। चपरासी थोड़ी करप्ट होता है। करप्शन किसी देश में तब भी होगा, तभी फैलेगा जब वो उच्चतम स्तर पे होगा, क्योंकि तब उसको एक्सेप्टेंस होगी। नीचे हम कहें कि बाबू करप्ट है, हमारा कांस्टेबल करप्ट है, हमारा चपरासी करप्ट है, ये लोग तो करप्ट ही नहीं है। करप्शन हमेशा टॉप से है, तो जिस दिन टॉप पे खत्म होगा फिर नीचे अपने आप खत्म होगा। तो कुछ लोग तो बेचारे जो चना उबाल के खाए रहते हैं तैयारी में, उनको जब पहली बार वो बैठते हैं 5 स्टार्स में और लगता है कि अरे भैया व्हाट इज दिस इज आलमंड केक, अरे आलमंड और ले आओ 4 प्लेट। तो जब सेंसेस को सहारा किससे मिलेगा? पैसे से ही तो मिलेगा। तो जहां पैसा आ रहा है सभी करते हैं, कोई एक आदमी तो कह नहीं सकते कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है या ये करप्ट है। करप्शन इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री, सभी करप्ट है, यहाँ कोई एक आदमी थोड़ी हम किसी को कह सकते हैं। अब हम टिचर हैं, हम किससे घूस ले सकते हैं? तो हम करप्शन के खिलाफ बोलते हैं कि करप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर IAS होते तब हमारा भी चेक होता लिटमस टेस्ट। तो ठीक है, अच्छा लगता है जब कभी कोई लड़का मुझसे, कैसे मैं क्लास में कभी कभी बोल देता हूँ कि यार जब तुम लोग का एंथुसियाज्म तैयारी में कम होने लगे तो 1000 करोड़ सोच लिया करो। तो कई बार ऐसा हुआ कि लड़के खड़े, सर आई एम नॉट हियर फॉर करप्शन। अरे मैंने कहा भैया गलती हो गई बाबू, माफ कर दो, अपनी एक फोटो देना, घर में लगाएंगे। मैं जानता हूँ कि कल जब फील्ड में आओगे, ग्राउंड में आओगे, और हिंदुस्तान का जो नेता है पॉलिटिशियन, उससे तो भगवान डरते हैं। कोई पॉलिटिशियन 40 साल में मरा? इस देश का सब पॉलिटिशियन 100+ के बाद मरता है। भगवान नहीं बुलाना चाहते उसको कि रहने दो भैया, इंडिया के यहाँ बोले रहने दे, नीचे रहने दे, जाने दे। तो उनसे पाला पड़ेगा इनका, तब इन्हें समझ में आएगा कि E=MC² जो है उसका कुछ और ही मतलब होता है। ठीक है, अभी आएंगे, अभी सर्विसेज में आएंगे, ट्रेनिंग करने जाएंगे, मसूरी जाएंगे, फिर ग्राउंड ट्रेनिंग होगी, फिर बहुत सारी बातें होंगी। तो पर धीरे धीरे हमारा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये सारे देश, जैसे अमेरिका पैदा हुआ, उसने भी ये सब चीज़ें फेस की, फिर एक स्टेज पे पहुंचा, चाइना ने फेस किया, तो हम भी उस ग्रेजुअल प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, वो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। जैसे नेचुरल जिंदगी में आप देखो, 15 साल तक सब बच्चे सीधे टाई वाई लगा के जा रहे हैं। 15 से 25 हर आदमी की जवानी की एक कहानी है। शायद ही कोई 15 से 25 की उम्र में कहता हो कि हमने रंगबाजी नहीं की। हर आदमी अपने घर में कहता, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से कि बेटा चाकू लगा के जाते थे। हर आदमी, जिसने कभी तितली नहीं पकड़ी स्कूल में, वो भी मगरमच्छ मारने का दावा करता है।
तो वो एक फेस होता है, सबके साथ होता है। फिर 25 से 30-35 तक आदमी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो वो एक नेचुरल ग्रोथ है व्यक्ति का, कंट्री का। तो हम भी उसी ग्रोथ से गुजर रहे हैं। वो कोई बात नहीं, अराजकता का समय आएगा, फिर वो धीरे धीरे सुपरसीड। अब जो जनरेशन हमारी आ रही है वो बहुत ही मैच्योर जनरेशन आ रही है, एडवांस्ड आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जनरेशन है, जहाँ मशीन स्कोडा सुपर खुद ही अपने आप को बैक करती है। हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कार खुद बैक करेगी। हम तो उस जमाने के जब पावर स्टीयरिंग थी नहीं, दबा के खींचे एकदम से। और अब जब स्कोडा सुपर चला रहे हैं, हमारे मित्र हैं आतिश माथुर अनअकैडमी में की बहुत बड़ी फैकल्टी है वो, तो उनकी स्कोडा में लेके जयपुर गया था, तो उन्होंने कहा साहब खुद ही बैक करती है। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है। तो जनरेशन चेंज हो रही है, चीज़ें बदलेंगी। पौरुष, आखिरी सवाल आपसे। जी। सवाल क्या, मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जिनका इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उनके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आएगा। देखो किस में तुम इम्प्रूव कर सकते हो, उसमें ट्राई करो इम्प्रूव करना। ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा सा टाइम निकालो परिवार, हंसते रहो। तो एंड इस हिसाब से प्रिपेयर करो एंड हो जाएगा बात। थोड़े अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो गुरुदेव, आपकी रील देख के तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लगता शुरू कर दें तैयारी यारी। तो ये जरा आप भी बता दें बच्चों को जिनका नहीं हो पाया इस अटेम्प्ट में या जो तैयारी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो यही बात बोलता ही हूँ कि जीवन और जीवन में जवानी मतलब संघर्ष। तो आप, हमारे एक सीनियर टीचर फैकल्टी थे, वो कहते थे कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला कभी असफल नहीं होता। तो असफलता तो आपके खेमे में है ही नहीं। हाँ, आप हारे हो तो उसका थोड़ा सा पेन होगा, और पेन सांत्वना देने से ख़त्म नहीं होता। तो रो लेना बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं ये कहूँगा कि आप जितना रो लो, अकेले खड़े होकर पेड़ पकड़ के रो लो, छत पे जाके रो लो, आप रो लो, क्योंकि आप रोगे उतने आप हल्के हो जाओगे। एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस होता है कि दर्द में सांत्वना काम नहीं आती। दर्द है तो है, मुझे पता है कि आखिरी सीढ़ी पे जो दर्द होता है वो गंदा वाला दर्द होता है। तो आप रो लो, पर फिर आप इनको फॉलो करो। इनकी तरह आप यूट्यूब खोलो और 2-4 हंसने वाले सीन्स आप देखो, क्योंकि फिर और कोई ऑप्शन है नहीं, लड़ना तो पड़ेगा ही। और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेकर आप तैयारी आगे बढ़ाएं। तो आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये बातचीत, सुझाव मिले सर की तरफ से, पौरुष की तरफ से, वो कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।